2024 के चुनाव ओबीसी के कंधों पर बैठकर नरेंद्र मोदी पार करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। बिहार में तो चुनाव की सुगबुगाहट होने के पहले ही सहयोगी बदल दिए गए। अगर ओबीसी यानी पिछड़ी जातियां अगड़ी जातियों के साथ थोड़ा सा भी बीजेपी को सपोर्ट कर देती हैं तो फिर मिशन 400 क्या, संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन हर सीट पर कमल का उम्मीदवार दिखाई पड़ेगा। दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था। नकली ओबीसी क्या बोल गए राहुल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असली ओबीसी होने का सर्टिफिकेट पूरे देश में बांटना शुरू कर चुके हैं। दरअसल 2024 के चुनाव ओबीसी के कंधों पर बैठकर नरेंद्र मोदी पार करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। यही वजह है कि ओबीसी को जातिगत जनगणना कराने के मुद्दे पर या जातिगत गणना कराने के मुद्दे पर हाथ खड़ा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में जातियों की गिनती नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वह जाति को नहीं मानते हैं। लेकिन नकली ओबीसी कहे जाने के बाद ओबीसी को पूरे देश में घुमाना, ओबीसी को चेहरा बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सोच बनती जा रही है। और ओबीसी को बड़ा कद देने के लिए नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा अपने ही नेताओं को कुर्सी से उठाकर उनको उनकी हैसियत बताने में जुटी हुई है। दशकों की यारी मिनटों में टूट जाती है। कल जिनके कंधों के सहारे लड़खड़ाते हुए कदमों को संवारने का, सहारा देने का दावा कर रहे थे, आज उसी साथी को पीछे से खंजर भोंकती है। दरअसल गुजरात के अंदर एक वक्त था कि मुख्यमंत्री बदल दिए गए थे चुनाव के पहले। मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बदल दिए गए और हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिए मुख्यमंत्री बदल दिए गए। अब यूपी की बारी है। बिहार में तो चुनाव की सुगबुगाहट होने के पहले ही सहयोगी बदल दिए गए। दरअसल देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं, ऐसे में राहुल गांधी ने एक बयान दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कि नरेंद्र मोदी नकली ओबीसी हैं। वो ओबीसी थे नहीं, बल्कि ओबीसी बन गए हैं। फिर क्या था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे भाजपा को लगा कि देश में 2024 का जो चुनाव होने वाला है, अगर इस चुनाव में ओबीसी का साथ नहीं रहा तो हालात बड़े खराब हो जाएंगे, क्योंकि नाराजगी जो है वो अगड़ी जातियों में है, तो पिछड़ी जातियों का साथ चाहिए। दरअसल पिछड़ी जातियों का ही वोट सबसे मजबूत है। अगड़ी जाति तो साथ में है ही, जो नाराज है उनको भी मना लिया जाए। मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी चेहरे पर बड़ा दांव लगाया गया। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान कौन पराए थे? वो भी तो वही थे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को हटाकर एक तेज तरार ओबीसी को सामने लाया गया, जिसका असर केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि कई राज्यों में पड़े। यही है कि मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपकर पूरे देश में घुमाने का प्लान सेट हुआ। बिहार में यादव महाकुंभ, उत्तर प्रदेश में यादव महाजनसभा, और ऐसे जगह पर जहां बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री हो। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का चेहरा लिए सबसे बड़े वरिष्ठ मुख्यमंत्रियों में शामिल, उनके राज्य में यादवों के लिए महाकुंभ और
कहा जाता है कि यादवों के लिए यादव महासभा, यादव महाकुंभ वैसे राज्य में जहां 2-2, 3-3 बार यादव मुख्यमंत्री रहा है और उस प्रदेश के, देश के सबसे बड़े प्रदेश के 2-2 बार यादव नेता बीजेपी से हारने वाला है, उस प्रदेश में योगी आदित्यनाथ वाले उत्तर प्रदेश में मोहन यादव यादव महासभा करते हैं, अखिलेश यादव के खिलाफ यादवों को गोलबंद करते हैं, ओबीसी को गोलबंद करते हैं। लेकिन हरियाणा पहुंचते पहुंचते बात इधर हो जाती है, इधर ओबीसी के साथ साथ जाटों पर नजर होती है। जाट जो थे वो नाराज थे। खट्टर जो आए, जो उस वक्त हरियाणा के 2 दशकों से मुख्यमंत्री थे, वो लगातार काम कर रहे थे, कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी के साथ अच्छी दोस्ती है। एक दिन पहले 12 मार्च को हरियाणा की सरकार बदल दी गई और 11 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी सरकार के मुखिया मनोहर लाल खट्टर की जमकर तारीफ कर रहे थे। उनके साथ जो काम हो रहा था उसकी तारीफ में कह रहे थे कि खट्टर के साथ पुराने संबंध है। हालांकि गुजरात के अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक दिन पहले यही बात कहकर आए थे और वहां के मुख्यमंत्री की कुर्सी अगले दिन बदल गई थी। और गुजरात में वही बात हुई कि कुर्सी बदली तो लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री के चेहरे से लोग नाराज थे। चुनाव के वक्त अगर यही मुख्यमंत्री होते तो शायद रिजल्ट खिलाफ में आता। हरियाणा के अंदर भी कमोबेश यही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को कार्यक्रम में पहुंचते हैं, बड़ी कार्यक्रम होती है, जनसभा होती है, सरकारी कामों का ढिढोरा पीटा जाता है और खट्टर से दोस्ती की कहानी याद दिलाई जाती है। मंच पर खट्टर बैठे मुस्कुरा रहे होते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ उनकी याराना कितनी पुरानी है। लेकिन सियासत में कब दोस्तों को दुश्मन बना दिया जाता है, कब दोस्तों को कहा जाता है ना कि दोस्त का कत्ल कर दिया जाए और उन्हें पता तक नहीं चले। यही तो सियासत का रंग है, जो कभी अपनों पर चढ़ता है तो कभी गैरों को रंगीन कर देता है। लेकिन दोस्ती बरकरार रहे, यह वादा, यह भरोसा प्रधानमंत्री गिना रहे थे। मोटरसाइकिल पर बैठकर हरियाणा की सड़कों पर, रोहतक की गलियों में चक्कर लगाने वाले प्रधानमंत्री पीछे बुलेट की सीट पर बैठकर जो कहानी दोहराया करते थे, वो कहानी मंच से जब वो सुना रहे थे तो खट्टर को लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्रों में से एक मैं हूं, फिर मेरा कौन बाल बाका कर पाएगा। लेकिन खट्टर को यह पता नहीं था कि 24 घंटे भी नहीं गुजरेंगे और खट्टर मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और हुआ। रात के अंधेरे में खट्टर ये सोचकर सोए थे कि कितने सुनहरे पल थे जब नरेंद्र मोदी को वो पीछे मोटरसाइकिल पर बैठाकर घुमाया करते थे। क्या वो दोस्त था? आज मैं मुख्यमंत्री और वो प्रधानमंत्री है। अगली सुबह हुई, प्रधानमंत्री तो रह गया दोस्त, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं रहे खट्टर। ये प्रधानमंत्री के कुछ बयान हम आपको जरूर सुनाएंगे। ये किस्सा प्रधानमंत्री का आप सुनिए। तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खट्टर को लेकर खुद क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन खट्टर की जब आंखें खुली तो नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री के शपथ लेने के लिए तैयार दिखे। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही करीबी हैं, क्योंकि लोकसभा में मोदी के साथ खड़े रहते हैं। दुष्यंत चौटाला को रातों रात बाहर करने का फैसला लिया गया और ये वही दुष्यंत चौटाला हैं जिन्होंने हरियाणा के जाटों को एकजुट करके नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा और चुनाव जीतते ही बीजेपी के साथ आ गए। अब चुनाव लड़ना था। बीजेपी के खुफिया तंत्रों ने यह रिपोर्ट दी कि पिछले बार जो बातें कही गई थी वो हुआ नहीं, इस बार अगर साथ लेकर चलेंगे तो नुकसान होगा, लिहाजा
सहयोगी का साथ छोड़ दिया जाए, चुनाव में सबको अलग अलग लड़ाकर बीजेपी अपने लिए बढ़िया घर बना ले। जाट अलग लड़ेंगे, कांग्रेस अलग लड़ेगी, चौटाला अलग लड़ेंगे, फिर क्या होगा? बीजेपी का रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन हरियाणा के अंदर जो सरकार बदली है वो कहानी केवल एक दिन की नहीं है, ये शुरुआत है बीजेपी के डर का। भाजपा को डर था कि 370 सीटें कैसे हासिल किया जाएगा, हालात अगर यही रहे तो। देश भर में हालात बदल रहे थे, बीजेपी को झटका लग रहा था, विकेट गिरने की शुरुआत हो चुकी थी। नरेंद्र मोदी को लग रहा था कि इस बार रास्ता आसान नहीं है, 400 का पार कह तो दिए हैं पर होगा कैसे। लिहाजा अपने ही पार्टी की सरकार को, अपने ही चुने हुए मुख्यमंत्री को कुर्सी से उतारकर फिर नए सिरे से मुख्यमंत्री बनाना। लौट के आते हैं शुरुआत जहां हमने की थी ओबीसी पर, कि आखिर देश के लिए, बीजेपी के लिए ओबीसी जरूरी क्यों है। बीजेपी नरेंद्र मोदी के लिए, पूरे भाजपा के लिए ओबीसी की जरूरत आखिर ऐसे क्यों आन पड़ी जिनके बगैर सत्ता में नहीं रहा जा सकता है। दरअसल देश में दो धड़ा है, एक अग्रणी जातियों का, दूसरा पिछड़ी जातियों का। और पिछड़ी जातियों में ही अत्यंत पिछड़ी जातियां या उससे भी पिछड़ी जातियां हैं। अग्रणी जातियों में केवल एक ही जाति है, अग्रणी जातियां। लेकिन पिछड़ी जातियों में कई हिस्सों में इनका बंटवारा किया गया है, और इन कई हिस्सों के बंटवारे की वजह से बीजेपी को यह लगता है कि नुकसान उनका ज्यादा होगा। अग्रणी जातियों की आबादी की बात करें तो उनका वोट बैंक सीधे तौर पर तय है कि वो या तो बीजेपी के साथ रहेगा या कांग्रेस का। लेकिन देश के अंदर पिछले 2 आम चुनावों में, लोकसभा चुनावों में 14 और 19 के बाद यह तस्वीरें साफ हो गई है कि अग्रणी जातियों का जो वोट बैंक है वो 80% बीजेपी के साथ है। बची हुई 20% में कई हिस्से बटे हुए हैं, लिहाजा तो ज्यादा नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन पिछड़ी जातियों के वोटों में सबसे बड़ा तबका ओबीसी का है, और ओबीसी में जो टुकड़े टुकड़े तबका है उनकी वोटें बीजेपी को तो मिलती हैं, लेकिन जिस कदार में भाजपा को वोटें पड़ती है उसी कदार में, उसी रफ्तार में बीजेपी से नाराजगी भी है, बीजेपी के खिलाफ भी है। क्योंकि ओबीसी के टुकड़े टुकड़े अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के वोटों के वजह से जो पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय दलों को जो सपोर्ट करते हैं, इस वजह से उन वोट बैंकों पर मजबूत पकड़, उन वोट बैंकों को रिझाने के लिए, उनको अपना बनाने के लिए और उन सब के बीच अपना कहलाने के लिए यह बड़ा गेम प्लान किया गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री जब खुद के लिए ओबीसी होने का सर्टिफिकेट बांटेंगे तो फिर ओबीसी समाज के लोग प्रधानमंत्री को तो अपना बनाएंगे ही। अब प्रधानमंत्री को एडॉप्ट करने की बातें हो रही है। यह देश के अंदर सियासत इस कदर है कि एक देश का प्रधानमंत्री खुद को एक समाज में स्थापित करने के लिए, उस समाज के लोगों को आगे लाने के लिए, उस समाज के वोट बैंक को साधने के लिए एक अलग सा ट्रेंड सेट कर रहा है। देश भर में ओबीसी चेहरों को चुन चुन कर आगे लाने की यह पूरा प्लानिंग है। और यह शुरुआत केवल लोकसभा चुनाव के पहले नहीं है, यह हर चुनाव के वक्त होता है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में यह खास हो गया है। दरअसल हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश की अगर हम चर्चा करेंगे तो बिहार की बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिहार ओबीसी फैक्टर रहा है। बिहार में जातिगत गणना कराकर यह देश भर को मैसेज दिया गया कि देश के अंदर इस समाज, पिछड़े समाज के लोगों की स्थिति क्या है और इनका रुझान और इनका वोट किस तरह
शिफ्ट करेगा तो सरकार किस तरीके से बदल जाएगी। हालात ये हुआ कि देश भर के अंदर जो प्रमुख चेहरे थे, जिनमें ओबीसी चेहरे ज्यादा थे, उन नेताओं ने एक अलग से गठबंधन बनाया और इस गठबंधन से घबराई भाजपा ने इस गठबंधन के अंदर फूट डाला, तस्वीरें बदली और गठबंधन टूट गया। लेकिन ओबीसी चेहरा का वोट बैंक नहीं टूट पाया और इसी वोट बैंक को तोड़ने के लिए जब देश की दो प्रमुख और पुरानी पार्टियों ने गोलबंदी शुरू की तो एक ने कहा कि जातीय आरक्षण हम कराएंगे नहीं, दूसरे ने कहा कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम जनगणना कराएंगे। कांग्रेस ने कहा कि वो बिहार के तर्ज पे ही देश भर के अंदर जातियों को गिनने का काम करेंगी। राहुल गांधी के इस बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस कदर बीजेपी को एकजुट करके बीजेपी के अंदर यह रणनीति बनाने में जुट गई कि कैसे आगे प्लान किया जाए कि ओबीसी को अपने खेमे में किया जाए, ओबीसी को अपने पाले में किया जाए। ओबीसी वोट बैंक जो देश के अंदर एक सबसे बड़ा तबका है वोटों के समूहों का, जिनमें अलग अलग जातियों के अलग अलग नेता शामिल है, अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग स्थितियां हैं, उन सभी को कैसे एकजुट करके 2024 में 400 के मिशन को पार किया जाए, कैसे मिशन 400 जीता जाए, कैसे 400 सीटें संसद के अंदर रखी जाए। क्योंकि कांग्रेस भी इसी ओबीसी वोटों के सहारे इस सत्ता में वापसी का रास्ता खोज रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा इसी ओबीसी वोटों के माध्यम से, इसी पिछड़े और अति पिछड़े समाज के वोटों के माध्यम से देश भर के अंदर एक छत्र राज करने की कोशिश में जुटी हुई है। दरअसल अगड़ी जाति के वोटों की बात करें तो अगड़ी जाति के जो नेता हैं वो अमूमन 80% से ज्यादा भाजपा के साथ खड़े हैं, लिहाजा भाजपा को चिंता नहीं है। लेकिन पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के वोटरों के बीच अलग अलग नेता हैं और इन अलग अलग नेताओं के पास अलग अलग पार्टियां हैं और इन पार्टियों के पास अलग अलग वोटर है और हर वोटर की अलग अलग मिजाज है, जिनको इकट्ठा करने की यह पूरी रणनीति थी। और यही वजह है कि अब हरियाणा के अंदर जो चेहरे लाए गए हैं वो ओबीसी समाज से आए हैं और आखिरकार प्रधानमंत्री और पूरे बीजेपी को ओबीसी ही चेहरा क्यों? और जब आपने मुख्यमंत्री बदल दिया, आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हुए मनोहर लाल खट्टर को आपने सत्ता से बाहर किया, तो जब दूसरा चेहरा आपने नायब सैनी को लाया तो आपने यह मैसेज क्यों दिया कि वो ओबीसी है? देश भर के अंदर यह मैसेज शुरू हो गया कि ओबीसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने हरियाणा का जिम्मेवारी सौंपा है। हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से आता है, जबकि हरियाणा के अंदर जाटों का अलग नाराजगी है, गुज्जर अलग है और ओबीसी वोट बैंक जो नाराज है। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डरों पर किसानों की नाराजगी और किसानों की नाराजगी में हर तबके के लोग वहां हैं और बटे हुए लोगों को एकजुट करने के लिए अब नायब सैनी आगे आएंगे, जाटों को कोसेंगे या जाटों को कोसने वाले लोगों को साथ लेकर चलेंगे। ओबीसी चेहरे के दम पर देश भर में अब नायब सैनी को घुमाया जाएगा। पहले मोहन यादव को घुमाया गया। यह प्लान है, यह विजन है और इसी विजन के तहत आने वाले वक्त में बिहार जैसे राज्यों में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बंगाल जैसे जगहों पे इस ओबीसी कार्ड के माध्यम से इन टुकड़े टुकड़े राजनीतिक दल जो हैं, छोटे छोटे राज्यों में या बड़े बड़े राज्यों में जो छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों के अलग अलग जो चेहरे हैं, ओबीसी अपने आप को मानने वाले जो नेता हैं, इन सब पर डोरे डाले जाएंगे, इन सब को तोड़ा जाएगा, इन सब के समर्थकों को, इनके वोटरों को समझाया जाएगा कि ओबीसी का मतलब क्या होता है, पिछड़ी जातियों का मतलब क्या होता है और पिछड़ी और अगड़ी जातियों के भेद को समझाकर इनको इकट्ठा किया जाएगा। और यही प्लान बीजेपी का है कि इस चुनाव में कैसे रणनीति सेट हो। अगर ओबीसी यानी पिछड़ी जातियां अगड़ी जातियों के साथ थोड़ा सा भी बीजेपी को सपोर्ट कर देती हैं तो फिर मिशन 400 क्या, संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन
हर सीट पर कमल का उम्मीदवार दिखाई पड़ेगा। और इसी प्लान के तहत, इसी सोच के तहत, इसी विजन के तहत देश भर में पिछड़ी जातियों को साधने की अंतिम कोशिश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रणनीतिकारों ने बता दिया है कि अगर 70 पार करना है, 400 के पार जाना है, तो आपको यह तय करना होगा कि आपके साथ कौन है। जो आपके हैं वो आपके रहेंगे, जो आपके नहीं है उनको अपना बनाना होगा। और प्रधानमंत्री और बीजेपी के इस फैसले से केवल हरियाणा के अंदर ही नहीं बल्कि देश के अंदर तस्वीरें बदलेंगी। कई नेताओं का कद छोटा हो जाएगा, कई के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, कई लोगों को राजनीतिक चैप्टर क्लोज हो जाएगा। यह पूरा प्लान है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, दूसरे जो पिछड़ी जातियों के जो नेता हैं, खुद को हिमायती बनने के जो दावा करते हैं, मायावती हो, बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, इन सभी नेताओं का चैप्टर क्लोज करने की पूरी कहानी है। एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बल्कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदलने की यह कहानी है।